काव्य हेतु। आज हम लोग काव्य हेतु पर विचार विमर्श करेंगे। उम्मीद है कि यह उन लोगों के लिए जो काव्य हेतु के संबंध में जानना चाहते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा। काव्यशास्त्र की भाषा अत्यंत क्लिष्ट है, कठिन है। मैंने उसे बहुत ही सरल सहज ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे सामान्य हिंदी की जानकारी रखने वाले लोगों के लिए भी काव्य हेतु समझने में आसानी हो। काव्य हेतु, हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले जो कारण होते हैं वे काव्य हेतु कहलाते हैं। काव्य रचना कर सकने की सामर्थ्य हर व्यक्ति में नहीं होती। जो अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण एवं व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेता है वही कवि कहलाता है। क्योंकि कवि की अभिव्यक्ति जनसाधारण से अलग होती है, भिन्न होती है। स्पष्ट हुआ कि काव्य हेतु का तात्पर्य है काव्य की रचना कर सकने में समर्थ बनाने वाले कारण। काव्य हेतु का तात्पर्य उन साधनों से है जो किसी कवि को कविता रच सकने में सक्षम बनाते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में काव्य हेतुओं पर विचार किया गया और यह बताया गया कि काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा या तृतीय अभ्यास। जैसा कि बताया गया कि हेतु का संबंध कवि के सामर्थ्य से है, तो काव्य की जो रचने की सामर्थ्य है वो 3 कारणों से या कह सकते हैं 3 हेतुओं से मानी गई है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अग्निपुराण में कहा गया है कि प्रतिभा ज्ञान और लोक व्यवहार काव्य का हेतु है। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। लोक में नरत्व दुर्लभ है और उसमें विद्यावान नर होना दुर्लभ है। मतलब इस संसार में मनुष्य होना दुर्लभ है और मनुष्य में विद्यावान होना, विद्या का होना, विद्वान होना दुर्लभ है और कवित्व परम दुर्लभ है और कविता करने की शक्ति और भी दुर्लभ है। आचार्य भामह ने अपने काव्य अलंकार ग्रंथ में कहा है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, लेकिन काव्य किसी प्रतिभाशाली द्वारा ही रचा जा सकता है। गुरूपदेशा दधेतुं शास्त्रं जड़धिमो अप्लम, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः। इस प्रकार से वे काव्य का प्रधान हेतु प्रतिभा स्वीकार करते हैं। भामह प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति यानी कि शास्त्र का ज्ञान एवं अभ्यास को भी हेतुओं में स्थान देने के पक्षधर हैं।
आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में लिखा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहुनिर्मलम् आनन्दाश्चाभियोगो अस्याः कारणं काव्य संपदा। वे प्रतिभा, आनंद, अभियोग यानी कि अभ्यास और लोक व्यवहार तथा शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता देते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा से तात्पर्य उनका है जन्मजात प्रतिभा से। उनका मानना है कि जन्मजात प्रतिभा ईश्वर प्रदत्त होती है, इस प्रतिभा को अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना नहीं हो सकती, और अगर प्रतिभा का अभाव है तो निरंतर अभ्यास एवं शास्त्र ज्ञान से काव्य रचना की जा सकती है। आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार में प्रतिभा को जन्मजात गुण माना है और इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। कवित्वं बीजं प्रतिभानम, कवित्वस्य बीजम। वे लोक व्यवहार, शास्त्र ज्ञान, शब्दकोश आदि की जानकारी को काव्य हेतुओं में स्थान देते हैं। आचार्य रुद्रट प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार करते हैं और वे बताते हैं कि प्रतिभा के दो भेद होते हैं, एक सहजा और एक उत्पाद्या। जो सहजा प्रतिभा होती है वो कवि में जन्मजात होती है, यही काव्य निर्माण का मूल हेतु है, जबकि उत्पाद्या प्रतिभा लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है। आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में लिखा है, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्त दुद्भवे। अर्थात काव्य के तीन हेतु हैं, शक्ति यानी कि प्रतिभा, लोक शास्त्र का अवेक्षण यानी निरीक्षण तथा अभ्यास। और एक तरफ वे कहते हैं कि शक्ति कवित्वम बीज रूपः। एक स्थान पर उनका कहना है कि शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, जिसके अभाव में रचना संभव नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्यों ने जिसको प्रतिभा कहा है, मम्मट उसको शक्ति कहते हैं। इस प्रकार से बहुत से विद्वानों ने, जैसे हेमचंद्र ने अपने शब्द अनुशासन में लिखा है, प्रतिभा अस्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा। अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा कहलाती है। राजशेखर प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो इति। अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों काव्य हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो भेद बताते हैं, कार्यित्व प्रतिभा और भावित्व प्रतिभा। कार्यित्व प्रतिभा जन्मजात होती है, इसका संबंध कविता से है। भावित्व प्रतिभा का संबंध पाठक या आलोचक से है। पंडित राज जगन्नाथ अपने रस गंगाधर में प्रतिभा को प्रमुख काव्य का हेतु माना है। तस्य च कारण कविगता केवलम प्रतिभा। उनका यह कहना है कि काव्य का प्रमुख हेतु प्रतिभा है। जो विद्वानों की बातों को हमने सुना और देखा, ये स्पष्ट होता है कि जो काव्य का हेतु है वह तीन है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। बाबू गुलाब राय ने काव्य हेतु पर विचार करते हुए कहा है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित नवीन रस के अनुकूल विचार उत्पन्न करती है। सा शक्ति केवल काव्य हेतु, ऐसा राजशेखर ने प्रतिभा को स्पष्ट करते हुए कहा।
आचार्य वामन मानते हैं कि प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है, जिसके बिना काव्य रचना संभव ही नहीं है। कुंतक ने प्रतिभा उस शक्ति को माना है जो शब्द और अर्थ में अपूर्व सौंदर्य की सृष्टि करती है, नाना प्रकार के अलंकारों, उक्ति वैचित्र का विधान करती है। प्रतिभा प्रथमोदभेद समये यत्र वक्रता शब्दाभिभेय योरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते। महिम भट्ट प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र मानते हैं, जिससे समस्त भावों का साक्षात्कार होता है। और मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा है। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। जयदेव ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों में आचार्य दंडी को छोड़कर सभी आचार्यों ने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु माना। यह ध्यान देने योग्य बात है। दंडी ने प्रतिभा को काव्य का हेतु या कारण नहीं माना और सभी आचार्यों ने प्रतिभा को काव्य का कारण माना। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कविता यानी काव्य का मूल हेतु है प्रतिभा। प्रतिभा ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्ति है। वह नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। प्रतिभा के बल पर ही कवि शब्दों, अपूर्व शब्दों, ऐसा शब्द जिसका पहले प्रयोग नहीं किया। प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कार्यित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावयित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। लगभग सभी आचार्यों ने काव्य का मूल हेतु प्रतिभा को माना है। हिंदी के आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को असाधारण कोटि की मेधा मानते हुए कहा है कि प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, वह असाधारणता में खुलकर खेलती है। तो पहला जो काव्य हेतु बताया गया प्रतिभा स्पष्ट हुआ। प्रतिभा दो प्रकार की होती है, कार्यित्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा। कार्यित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कवि कविता लिखता है, और भावयित्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर कोई पाठक कविता को समझता है। व्युत्पत्ति दूसरा काव्य हेतु है। व्युत्पत्ति का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है निपुणता। निपुणता आप सब जानते होंगे, किसी कार्य में निपुण होना। उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को भी व्युत्पत्ति कहा गया है, और ज्ञान की उपलब्धि शास्त्रों के अध्ययन और लोक व्यवहार के निरीक्षण से होती है। विद्वान यह भी मानते हैं कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है और उसकी रचना व्यवस्थित हो जाती है। मम्मट ने ही व्युत्पत्ति को निपुणता नाम दिया था, और यह निपुणता जो संसार है, जो जगत है, उसके निरीक्षण और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है। राजशेखर कहते हैं कि उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। उचितानुचित विवेको व्युत्पत्ति। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इसका विवेक जिसके पास है उसे ही व्युत्पत्ति कहा जाएगा, यानी उसे ही निपुण कहा जाएगा। उसी में निपुणता है, ऐसा कहा जाएगा। संस्कृत आचार्यों ने व्युत्पत्ति को काव्य हेतुओं में दूसरा स्थान दिया है, प्रतिभा को प्रथम स्थान दिया है। व्युत्पत्ति के बल पर यानी निपुणता के बल पर ही कोई व्यक्ति यह निर्णय कर पाता है कि किस स्थान पर किस शब्द का प्रयोग उचित है। सच तो यह है कि प्रतिभा और निपुणता यानी कि व्युत्पत्ति काव्य रचना के लिए
उपयुक्त हेतु हैं। व्युत्पत्ति भी दो प्रकार की होती है, यानी निपुणता भी दो प्रकार की होती है। एक तो शास्त्रीय निपुणता जो शास्त्र के अध्ययन से होती है, एक लौकिक निपुणता जो लोक के निरीक्षण से उत्पन्न होती है, जो लोक में संसार में रहता है, निरीक्षण करता रहता है, देखता है, उसमें काव्य रचना होती है। लोक और शास्त्र का अध्ययन कवि को गलतियों से बचाता है, त्रुटियों से बचाता है, भूलों से बचाता है, और जिस विषय का वर्णन किया गया हो जाना है उसका ज्ञान, ऋतुओं का ज्ञान, देश का ज्ञान, भौगोलिक स्थितियों की जानकारी आदि से कविता में त्रुटियां आने की संभावना नहीं रहती। कुछ विद्वान मानते हैं कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा जैसे कोई रेगिस्तान में धान रोपने का काम करे। तीसरी जो वस्तु है, तीसरी जो चीज़ है, यानी कि जो तीसरा हेतु बताया गया वह है अभ्यास, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि काव्य हेतु यही तीन हैं। इसमें से अभ्यास जो है वह भी प्रमुख काव्य हेतु है। काव्य निर्माण का तीसरा हेतु है अभ्यास। भामह ने लिखा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके और निरंतर अभ्यास द्वारा उसको दृढ़ करना चाहिए। उन्होंने उसके लिए उपासना शब्द का प्रयोग किया। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति। आचार्य वामन ने भी अभ्यास को महत्व देते हुए लिखा है कि अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति। अभ्यास के द्वारा ही कवि में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। दंडी ने अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु माना।